Hello everyone. Today we discuss our last part of organizing chapter. Let's start. As we already discussed about meaning and definition of organizing, process, importance, organizational structure, formal and informal organization, and today we discuss delegation of authority and decentralization of authority. So let's start. Delegation or delegation of authority. It means or delegation refers to the downward transfer of authority from a superior to a subordinate. मतलब क्या हो गया कि हम जब डेलीगेशन की बात करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, तो जब भी अथॉरिटी यानी कि जो पावर टू गिव कमांड है, कमांड देने की पावर है, वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र होती है, तो हम उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं. A process of entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. जो इसकी थोड़ी और क्लियर मीनिंग है वो है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हम जब बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंड अथॉरिटी दोनों चीज़ें, जैसा कि आपको याद होगा हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां हम लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. विदाउट प्रॉपर बैलेंस दोनों का जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाता है या दोनों की इम्पोर्टेंस फिर वो नहीं रह जाती, यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड बाय साइड चलने चाहिए. वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को दी जाती है और साथ ही साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी या आंसरेबल होना पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए. तो उनकी अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करना ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है. जनरली हम लोग जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक सिंपल सी लाइन कही जाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेटिंग और मल्टीप्लाइंग द पावर बिटवीन टू. अब जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. 3 एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं अथॉरिटी की. अथॉरिटी मीन्स पावर टू गिव कमांड. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट पर्टिकुलर वर्क और असाइंड टास्क. एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी या टू बीइंग आंसरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क विच इज़ गिवन टू सबऑर्डिनेट. अब जैसे यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल. इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. मतलब क्या हो गया कि जो भी वर्क असाइन किया गया है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, सबऑर्डिनेट को, उसको परफॉर्म करना एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. Authority, it means power to take decision or power to give command. To carry on responsibility, every employee needs to have some authority. जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी एम्प्लॉय को तो उसके इक्विवेलेंट हमें उसको अथॉरिटी भी देनी होती है ताकि वो अपने वर्क को सही से कंप्लीट कर सके. एंड लास्ट वन इज़ अकाउंटेबिलिटी. इट मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कम्प्लीशन ऑफ द टास्क. जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी सबऑर्डिनेट है वो आंसरेबल है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और अगर नहीं कंप्लीट होता है टास्क तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हो जाती है. देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में authority, it means the right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. Responsibility, it means obligation of subordinate to properly perform the assigned duty.
ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो भी ऑब्लिगेशन क्रिएट की जाती है सबॉर्डिनेट के ऊपर, ताकि वो अपने जो भी ड्यूटीज़ उसको दी गई हैं, जो भी ड्यूटीज़ उसको असाइन की गई हैं, उनको वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। मतलब आंसरेबिलिटी होती है कि अगर सबॉर्डिनेट को कोई टास्क दिया गया है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना सबॉर्डिनेट के लिए ज़रूरी होता है। और अगर वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो जो भी जवाबदेही बनती है, जो भी जिम्मेदारी बनती है, वो पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट की होती है। अब इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब जब इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की यहाँ बात की जाती है, तो डेलीगेशन में सबसे बेसिक चीज़ आती है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। जब भी हम अपनी एक्टिविटीज़ या हमारे जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या किसी कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, तो अगर सुपीरियर्स अपनी कुछ अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो उससे उन्हें काफ़ी टाइम मिल जाता है अदर चीज़ों में को ध्यान देने के लिए, अदर चीज़ों में काम करने के लिए। तो मैनेजमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है उनका। फिर एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। अब यूज़फुल इन द सेंस कि एम्प्लॉयज़ को अगर कोई काम आप असाइन कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक मौका होता है अपने आप को प्रूव करने का, या अपने आप को डेवलप करने का। क्योंकि अगर उनको कोई काम दिया जा रहा है जो कि उनको परफॉर्म करना है, तो वो अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर सुपीरियर जो है वो अपना काम या अपना टास्क अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंडओवर करते हैं या उनको डेलीगेट करते हैं, तो इससे एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन बढ़ता है। वो मोटिवेटेड फील करते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई उनके अंदर इस तरह की कोई कैपेबिलिटी है जिस वजह से उनको काम दिया गया है कंप्लीट करने के लिए। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टास्क को कंप्लीट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी ग्रोथ होती है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट में जो हमने हायरार्की पढ़ी, जो एक सिस्टम पर्टिकुलर या एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं हम, उसका एक बेसिस होता है डेलीगेशन, कि जो अथॉरिटी है वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करती है। और बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सभी लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, और जो टीम होती है वो एक्चुअली वर्क करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है कि एक हम कह सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का थोड़ा एक्सटेंशन होता है, या कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजर्स, एक्सेप्ट सच अथॉरिटी विच नीड टू बी एक्सरसाइज्ड इज़ एट द टॉप और हायर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी होता है, जो कि हर लेवल पे मैनेजमेंट के किया जाता है। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की हम जब बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड अमंग हायरार्कियल लेवल। मतलब डिफरेंट लेवल्स पे जो अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जाती है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। It refers to systematic dispersal of authority to the lower level of management. और फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको इनिशिएटिव लेने के लिए प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ क्या हो जाता है कि जब कोई भी मैनेजर अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स में डिस्पर्स करता है डिफरेंट लेवल्स पे, अपने काम के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट करके उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है। तो इससे सबॉर्डिनेट्स के अंदर भी इनिशिएटिव की फीलिंग होती है। वो कुछ
नया करने की कोशिश करते हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो कभी ना कभी जब उनका ट्रांसफ़र होता है, कभी जब उनका प्रमोशन होगा, उस सिचुएशन में वो उनके अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब इस पॉइंट में हम जब बात करते हैं तो सबॉर्डिनेट्स को जब चांस दिया जाता है अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करने का, मैनेजमेंट उनके ऊपर भरोसा दिखाता है और उनको चांसेस देता है, तो उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है और जो भी मैन पावर है ऑर्गेनाइजेशन में उनको फ्यूचर में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब हम यहाँ बात अगर करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना हर लेवल पे बहुत इजी होता है, क्योंकि तुरंत एक्शन लिया जा सकता है किसी भी प्रॉब्लम पे और डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है। फिर है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन में देखते हैं तो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट मैनेजर्स के बीच में डिस्पर्स की जाती है, जिससे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर बर्डन काफ़ी कम हो जाता है और उनको जो मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इट फैसिलिटेट ग्रोथ। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन में देखते हैं तो हर डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना चाहता है, तो उस कंडीशन में जब भी आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्पर्स करते हैं, वेरियस लेवल्स पे बांटते हैं, तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ होना उनके एक्सपेंशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। और फिर लास्ट है बेटर कंट्रोल। अब इसमें हम यहाँ बात करते हैं कि जब भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास अपनी डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो उनका कंट्रोल अपने आप बेटर हो जाता है, क्योंकि फिर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस कंडीशन पे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को या दूसरे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और ऐसी कंडीशन में वो बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहला बेसिस है नेचर। डेलीगेशन इज़ अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। जब भी हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन को एक कंपल्सरी टास्क इसीलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। और वहीं जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ये एक ऑप्शनल पॉलिसी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट के डिस्क्रिएशन पे डिपेंड करती है, यानी कि जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है उनके अपने डिसीजन पे डिपेंड करता है। फिर सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल जो होता है वो सुपीरियर्स के हाथ में होता है और फ्रीडम जो है वो काफ़ी कम होती है। और वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स ओवर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को ज़्यादा फ्रीडम होती है और कंट्रोल की ज़रूरत कम पड़ती है। फिर आते हैं स्टेटस। इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब ये पूरी तरीके से पॉलिसी पे उनकी डिपेंड करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फिर हम स्कोप की बात करते हैं। इट हैज़ नैरो स्कोप एज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। जब डेलीगेशन की बात की जाती है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताई, एक जनरली एक सेइंग कही जाती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अथॉरिटी बिटवीन टू देन इट नोन एज डेलीगेशन एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई अथॉरिटी बिटवीन मैनी इट रिफर्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन में कई लोगों के बीच में अपनी अथॉरिटी को डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। और लास्ट में है पर्पस टू लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर्स के ऊपर वर्कलोड कम करने के लिए जनरली
डेलीगेशन को यूज़ किया जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन की हम जब बात करते हैं, टू इंक्रीज़ द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबॉर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज़ करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। ये चीज़ हम लोगों ने जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वहाँ भी हमने बताया था कि एनीथिंग विच इंक्रीजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो delegation and decentralization both are the important aspect of management, or we can say in organizing. So both have their own pros and cons, but they both are an important part of organizing. Thank you.